हाँ, द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की कक्षा 1 की जो गणित की किताब है, उस पर गणित का जादू, उस पर आधारित ये प्रशिक्षण है। और ये प्रशिक्षण जो है हमारे जो राज्य शिक्षा संस्थान है उसके विशेषज्ञ आप लोगों के साथ जो है इस किताब को कैसे और किस प्रकार से बच्चों के बीच में ले जाएं, किस तरह से गतिविधियां कराएं, कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं। और ये किताब और हमारी जो पुरानी किताब थी उसमें गिनतारा, उसमें क्या अंतर है, इस पर चर्चा के लिए जो है वहाँ के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं राज्य शिक्षा संस्थान के प्राचार्य एवं उनके जो टीम है उससे अनुरोध करूंगा कि प्रशिक्षण सत्र को प्रारंभ करने का कष्ट करें। राज्य शिक्षा संस्थान और उनकी टीम। आवाज आ रही है? धन्यवाद। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आप अपना प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ करें। जी सर। शेयर करें, डिवाइड स्लाइड शेयर हो रही है। यहाँ से शेयर हो रही है, हुआ कि नहीं? जा रहा है कि नहीं? आपकी बीपीटी पहले शो हो रही थी, बीच में बंद हो गई, फिर आपने बंद कर दी थी। शो हो रही है, शो हो रही है सर। अभी नहीं शो हो रही है। आ गई सर, आ गई। शो हो रही है। नहीं चल तो रही है। Do you want to share? Share. सब क्या शेयर हो रही है स्लाइड? इससे देखिए ना, अलग से जुड़ी जी नहीं है, अब शो हो रही है। शो हो रही है सर? हाँ जी, अब शो हो रही है। ओके, धन्यवाद सर। एनसीईआरटी कक्षा 1 गणित पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण के इस सत्र में राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश आप सभी का स्वागत करता है। प्रशिक्षण लेने से पूर्व हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम जिस चीज का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का या जिस भाषा का हम ज्ञान कराने या करने जा रहे हैं वो क्या है, गणित क्या है। एक बार एक प्राथमिक कक्षाओं के गणित शिक्षकों से पूछा गया कि गणित सीखना क्यों आवश्यक है, तो शिक्षक ने तत्काल प्रभाव से जवाब दिया कि गणित पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण विषय है, इसे सीखना अति आवश्यक है। फिर किसी और ने कि बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने की विधि सिखाने के लिए गणित आवश्यक है। तीसरे ने भी अपना मत व्यक्त किया। उसने कहा बच्चों को आगे सीखने के लिए तैयार करने हेतु गणित शिक्षण आवश्यक है। मैं आप सभी से पूछती हूँ, वास्तव में क्या यही कारण है कि हमें गणित शिक्षण की आवश्यकता है? हमें गणित विषय का अध्ययन करना चाहिए? अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ, हमारे परिवेश में गणित ही गणित है। हमारे चारों ओर आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, धारिता, संख्याएं आदि की वस्तुएं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे सभी ओर गणित है।
गणित हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में विद्यमान है। ये हमारी दिनचर्या में समाहित है। घड़ी देखना, समय सारणी देखना, कैलेंडर देखना, सामान खरीदना, भोजन बनाते समय पदार्थों का माप, वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की माप आदि सभी दैनिक क्रियाकलापों में गणित की ही विषय वस्तु है। तो जब गणित हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाहित है, तो फिर यदि हम शिक्षक गणितीय अवधारणाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़कर पढ़ाएं, तो बच्चे गणित शिक्षण में आनंद का अनुभव करेंगे और पढ़ाए गए प्रकरण को अच्छी तरह समझेंगे और उसे अपने जीवन में अनुप्रयोग करेंगे। ये एक विडंबना ही है कि हम शिक्षक भी गणित विषय के प्रति एक भय और रुचि का शिकार हो चुके हैं, जो कि ना चाहते हुए भी हमारे शिक्षण में प्रतिबिंबित होता रहता है। जब हम गंभीरता से इस भय या अरुचि के प्रति विचार करते हैं, तो पाते हैं कि ये हमारे अध्ययन के प्रारंभिक समय में गणित विषय के अरुचिपूर्ण अनुभवों एवं अव्यवहारिक शिक्षण का दुष्परिणाम। वास्तव में गणित बहुत ही रोचक, मजेदार, क्रिया प्रधान और व्यवहारिक है। गणित विषय का अध्ययन अध्यापन बच्चों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए ठोस मूर्त वस्तुओं के माध्यम से अगर अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाए, तो बच्चे खेल खेल में ही गणित सीख जाएंगे और हमें पता भी नहीं। तो वास्तव में गणित एक सत्य और सटीक का ज्ञान है, या बच्चे किसी कथन के सत्य और असत्य दोनों के होने का तर्कपूर्ण चिंतन प्रदान करता है। गणित तार्किक क्षमता का विकास करता है। गणित चिंतन शक्ति का विकास करता है। ये हमें रटने के बजाय सीखने पे बल देता है कि हम किसी चीज को करके सीखें, हम उसे रटे नहीं, क्योंकि रटना किसी चीज को समझने से सही नहीं है। किसी चीज को सीख कर अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो हमारी स्थायी मेमोरी होती है, जिसे हम आजीवन याद रखते हैं। अब इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। गणित शिक्षा की पाठ्यचर्या शिक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करे, ना कि केवल सीमित लक्ष्य का। चूंकि गणित स्कूली पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य विषय है, अतः गणित शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे, और यह शिक्षा सुखद एवं सहज होनी चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो शिक्षकों को विभिन्न नवीन संदर्भों से परिचित कराती है और बच्चों को शिक्षित कर उनके भावी जीवन को सुगम बनाती है। एनसीईआरटी की कक्षा 1 की गणित की पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर विकसित की गई है, जिसको राज्य में लागू करने पर बच्चों को उच्च अधिगम संप्राप्ति स्तर प्राप्त करने हेतु उनकी समझ व स्थानीय भाषा के अनुसार उनका पढ़ाया जाना आवश्यक है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक गणित का जादू और एससीईआरटी पाठ्यपुस्तक कलरव, दोनों की भिन्नताएं कुछ इस प्रकार हैं। जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा कक्षा 1 गणित विषय हेतु विकसित पाठ्यपुस्तक गणित का जादू राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग में लाई जा रही है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है। इसमें शिक्षण हेतु एक संतुलित व उपयोगी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कुल 13 अध्याय हैं। इस पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित समस्त शीर्षकों व उपशीर्षकों से संबंधित विषय वस्तुओं को पर्याप्त चित्रात्मक गतिविधियों के माध्यम से और स्कूली जीवन को बाह्य जीवन से जोड़ते हुए, राय देने की प्रवृत्ति को छोड़ते हुए बच्चों को समझाने का प्रयत्न किया गया है, जिससे बच्चे आनंद पूर्वक, रुचि पूर्वक माहौल का अनुभव करते हुए गणित के अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकें। अब इस प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित जो है हमारे जीवन में इस तरह घुली
मिली है कि हम चाह कर भी उससे अलग नहीं हो पाते। हम जाने अनजाने में प्रतिदिन अनेक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते रहते हैं, यद्यपि हम उसे गणित के रूप में नहीं देखते, किंतु वह है गणित ही। बच्चों को अपने घर, विद्यालय तथा समुदाय में संख्याओं तथा स्थान से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना प्रतिदिन करना पड़ता है। उन्हें बाजार से सामान खरीदना होता है, लेन देन कर। सर, क्या पीपीटी शेयर हो रही है? हेलो, आपकी पीपीटी शेयर तो हो रही है, बट आप चेंज नहीं कर रहे हो स्लाइड। ऐसा लग रहा है कि वही एक ही फर्स्ट स्लाइड पे रुकी हुई है। स्लाइड तो मैं चेंज कर रही हूँ। नहीं तो आपने शेयर आपने कुछ गलत तरह से कर रखा है। आई थिंक उसको दोबारा से शेयर करवाइए। जब आप शेयर करते हो ना तो ऑल स्क्रीन शेयर करवाइएगा, सिर्फ पीपीटी में शेयर करवाइए। डेस्कटॉप पे क्लिक करके शेयर करिए तो वो हो जाएगा इजीली। जब आप शेयर पे क्लिक करते हो तो डेस्कटॉप का ऑप्शन आता है, वो डेस्कटॉप सिलेक्ट करिए। सर, अब क्या हो रहा है? चेंज करिए। चेंज हाँ जी, किया अब हो रही मैंने। है। जी, अब हो रही है। हो रही है। असुविधा के लिए खेद है। अब मैं आगे प्रशिक्षण की आवश्यकता पर आती हूँ। गणित प्रशिक्षण की आवश्यकता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित हमारे जीवन में इस तरह घुली है कि हम चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाते। हम जाने अनजाने में प्रतिदिन अनेक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। सर, गणित प्रशिक्षण की आवश्यकता स्लाइड शेयर हो रही है क्या? मुझे लग रहा है जैसे स्लाइड शेयर नहीं हो रही। हो रही है मैडम, हो रही है। प्रशिक्षण की आवश्यकता सर। हाँ जी, शेयर हो रही है, आप कंटिन्यू करिए। ओके 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 ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं कह रही थी कि गणित हमारे जीवन में इस तरह घुली हुई है कि हम चाहकर भी इससे अपने आप को अलग नहीं देख पाते हैं। बच्चों को अपने घर, विद्यालय, समुदाय में संख्याओं, स्थान से संबंधित अनेक समस्याओं का प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। उन्हें बाजार से सामान खरीदना होता है, लेन देन करना होता है, परिवार में या दोस्तों में वस्तुओं का बंटवारा करना होता है, खेल में गणनाएं करनी होती हैं। बच्चे अपने जीवन में आने वाली इन सभी समस्याओं को ठीक तरह से और शीघ्रता से हल कर सकें, इसके लिए उन्हें गणित सीखना अति आवश्यक हो जाता है। गणितीय ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हो जाता है और पग पग पर उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। अतः गणित विषय का अध्ययन हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण के द्वारा गणित सीखने की प्रक्रिया सरल, रुचिकर, स्तरानुरूप बनाने में सहायक होगी, जिसके आधार पर शिक्षक को यह पता करने में सुविधा रहती है कि विद्यार्थी को क्या, कितना और कैसे सीखना है। गणित शीघ्रता और शुद्धता से गणना करना, सही मापों का अनुमान लगाना, आकलन करना, इन सभी को विद्यार्थी ने कितना सीखा, क्या सीखा, कैसे सीखा, इसका अनुमान लगाने में अध्यापक को असुविधा, अध्यापक को बच्चे का मार्गदर्शन करने में या कक्षा में सीखने के उचित वातावरण को तैयार करने में सहायता मिलती है। गणित की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को और समृद्ध करने में सहायता मिलती है। गणित की जटिल संक्रियाओं को समझने हेतु एक सक्रिय सुगमकर्ता की भूमिका का निर्वहन करने में सहायक सिद्ध होता है यह प्रशिक्षण। कक्षा में बच्चों द्वारा सहज भाव और अपने वातावरण को तारतम्य बनाते हुए आनंद पूर्वक सीखने प्रशिक्षण जो है वो सहायक सिद्ध होता है। गणित का जादू पाठ्य पुस्तक
के शिक्षण में आखिर किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है, इसके विषय में मैं कहना चाहूंगी कि गणित कक्षा 1 में अभी तक कलरव की पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जा रही थी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित ये तीनों विषय समेकित रूप से थे। अब नए सत्र में एनसीईआरटी की कक्षा 1 गणित का जादू पाठ्य पुस्तक का पठन पाठन कराना होगा, जिसमें हमें 3 स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहला, विद्यार्थियों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ हद तक इस दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है कि आने के पहले बच्चा कक्षा 1 में आने के पहले पूर्व प्राथमिक स्तर पर संख्या पूर्व संबोधों का स्तर प्राप्त कर चुका होगा। चूंकि हमारे प्रदेश में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित नहीं होती, इसलिए एनसीईआरटी की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण छात्रों की दृष्टिगत थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। शिक्षकों को दृष्टिगत रखते हुए अगर हम सोचें तो यह पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय स्तर की विविधताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई है, जिसमें चित्रात्मक गतिविधियों और अनेक क्रियाकलापों का विस्तार समावेशित है। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तक हेतु शिक्षकों को औपचारिक शिक्षण का अभाव है। तो अब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के लिए उन्हें अनेक क्रियाकलापों के साथ बच्चों के साथ मिलकर कक्षा को एक सुखद वातावरण देते हुए पढ़ाना होगा, जिससे गणित की क्रियाकलापों को खेल खेल में ही गणित की सभी क्रियाओं को बच्चा सीख सके। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखें तो बच्चों के पारिवारिक सदस्यों में शैक्षिक सहायता प्रदान कर पाने की स्थिति का अभाव है। हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी एक बड़ी संख्या है बच्चों की जिनके अभिभावक शिक्षित नहीं हैं। अगर कुछ शिक्षित हैं भी तो उन्हें अपने घर की चीजों और अपनी जरूरत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य कार्यों में संलग्न रहना पड़ता है, जिस वजह से वो अपने बच्चों पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते जैसे कि हम सब अपने बच्चों पर देते हैं। इस कारण उन बच्चों को इस पाठ्य पुस्तक को समझने पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। रखते हुए अगर गणित का जादू कक्षा 1 वर्णित चुनौतियों को निम्न दक्षताओं की प्राप्ति के द्वारा पूरा करने की कोशिश करें तो इन बच्चों में संख्या पूर्व संबोधों की अवधारणाओं की समझ होने के लिए, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद, बड़ा छोटा, कम ज्यादा आदि गुणों पर पहले बच्चों को चाहिए, बच्चों में ये इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि संख्या न जानते हुए भी वह जो मूर्त वस्तुएं हैं उन्हें देखकर ये समझ सके कि क्या बड़ा है, क्या छोटा है, किसमें ज्यादा सामग्रियां हैं, किसमें कम है, कौन हमसे बहुत दूर है, कौन हमसे पास है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए इस प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और चूंकि हमारे प्रदेश में अभी पूर्व प्राथमिक स्तर की कक्षाएं संचालित नहीं हुई, तो बच्चों के ज्ञान स्तर में इन सब चीजों की समझ की कमी देखी जा सकती है। तो गणित का जादू पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने में इन सभी चुनौतियों का सामना शिक्षक को करना पड़ सकता है। इसी तरह 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानना, लिखना, उनकी तुलना करना, उन्हें क्रम में लगाना, उन्हें गिन सकना, इन सब को एक नए तरीके से पढ़ाने हेतु तो हमारे शिक्षक के समग्र एक चुनौती के रूप में हमारी पाठ्य पुस्तक गणित का जादू है। इसमें अंकों को पैटर्न, अंकों का पैटर्न, वस्तुओं का पैटर्न, हमारे अल्फाबेट्स का पैटर्न, इन सब को पैटर्न में लगाना, आंकड़ों का संग्रह करना, आकार को पहचानना, मापन के गैर मानक तरीके जैसे कदम, वालिस, हाथ, बित्ता, इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए
छोटी छोटी चीजों की माप करना, स्कूल की अपने घर से दूरी बताना, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इन्हें गणित के जादू पाठ्य पुस्तक में गतिविधि और अनेक क्रियाकलाप चित्रों के द्वारा बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, जिन्हें अब हमें अपनी कक्षा में अपने बच्चों को समझाना होगा। अब गणित शिक्षण कैसे करें? आप विचार करते होंगे कि गणित तो एक अवधारणात्मक विषय है, अवधारणाएं सामान्यतः क्लिष्ट एवं अमूर्त होती हैं। फिर गणित विषय को किस तरह पढ़ाया जाए कि वह रोचक, मजेदार और आसान बन सके? प्राथमिक स्तर पर बच्चा स्थूल वस्तुओं के माध्यम से ही सीखने में सक्षम होता है, इसलिए आवश्यकता होती है कि इस स्तर पर ठोस वस्तुओं एवं वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभवों को आधार बनाकर ही गणितीय अवधारणाओं और कौशलों का विकास किया जाए। प्राय हमने देखा है कि गणित पढ़ते समय बच्चे श्यामपट्ट, डस्टर, चौक, पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं पर ही आश्रित होकर रह जाते हैं। वह सिर्फ जोड़, घटाना, गुणा, भाग या छोटी छोटी गिनती या आदि क्रियाओं को अपनी पाठ्य पुस्तकों पर ही लिख लेते हैं। उन्हें गणितीय समझ विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें ठोस वस्तुओं और अनुभवों की मदद लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वह सिर्फ चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक, कॉपी, पेन पर ही ना सीमित रहें, वह उन चीजों को महसूस करें जिससे उन्हें रटने और मशीन की भांति एक क्रम में जोड़ना, गिनती, लिखना आदि क्रियाओं के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गणित व्यवहारिक जीवन से दूर प्रतीत होने लगती है इन क्रियाकलापों द्वारा। बच्चों को इस विषय से अरुचि होती है, क्योंकि गिनती, लिखना, संख्याओं को जोड़ना, इसे अगर पाठ्य पुस्तक या कॉपी पेन की सहायता से ही सिर्फ कराया गया तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे। उन्हें कुछ चित्र, कुछ गतिविधि, कुछ खेल, कुछ इस तरह की चीजों के साथ प्रयोग करके गणित सिखाना आवश्यक है, जिससे वह इसे सहजता से और स्वयं अनुभूत करके सीखें। वह स्वयं जब अनुभव करेंगे कि ठोस मूर्त वस्तुओं के द्वारा गिनना क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं, किस संख्या को कितनी वस्तुओं को एक कहते हैं, कितनी वस्तुओं को दो कहते हैं, तो वो उन चीजों को बड़ी ही सहजता से सीखेंगे। उन्हें यह विषय बोझिल भी नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि हम स्वयं अनुभव भी करते हैं कि अमूर्त को ठोस मूर्त वस्तुओं के प्रयोग के बिना समझना और समझाना दोनों ही बहुत कठिन। फिर भी हम ऐसी अप्रभावी शिक्षण विधा को अपनाए हुए हैं। अतः अब हमें इन सभी शिक्षण विधियों को छोड़ते हुए कुछ रचनात्मक तरीके से, क्रियात्मक तरीके से, चित्रात्मक तरीके से, खेल, गतिविधि के माध्यम से बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए, उनके अनुभवों को जोड़ते हुए, ठोस वस्तुओं के माध्यम से उन्हें गणित का शिक्षण कराना होगा। अब हमें अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना होगा। किसी भी अंक को लिखने से पहले हम उसे ठोस वस्तुओं के माध्यम से उन्हें अनुभव कराएंगे कि यह अंक 2 है। इसका मतलब कि इसमें कुछ 2 सामग्रियां हैं या कुछ 2 वस्तुएं हैं। गणित शिक्षण में सफलता प्राप्त करने हेतु यह जरूरी है कि किसी अवधारणा को स्पष्ट करने से पहले मौखिक रूप से बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान की पुनरावृत्ति करा लें। अतः हमें बच्चों से बात करना होगा, हमें जानना होगा कि बच्चे क्या जानते हैं, क्या बच्चे उन संख्या पूर्व संबोधों को जानते हैं, समझते हैं। हालांकि वो उन्हें संख्या पूर्व संबोध नहीं कहते, लेकिन उन्हें ये पता है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन हमसे बहुत दूर है, कौन हमसे पास है, किस चीज को हम ज्यादा कहेंगे, किस चीज को हम भारी कहेंगे, किसे हम हल्का कहेंगे। वो सारी चीजें उनके पूर्व ज्ञान में है, उनके अनुभव में है। बस हमें उन्हें गणित सिखाने से पूर्व उसको गणित से जोड़ने के लिए प्रयोग करना है। अतः हम बच्चों की सामान्य
और गैर तकनीकी भाषा का प्रयोग करते हुए उनके अनुभवों को जानेंगे और उन्हें इन्हीं अनुभवों के आधार पर गणित से ले जाकर जोड़ेंगे। बच्चों में गतिविधि के माध्यम से उन्हें एक वास्तविक परिस्थिति में डालकर गणित के संबंधों को स्पष्ट करेंगे। जैसे हमने दो बच्चों को खड़ा किया और कहा कि हमारे पास कौन सा है और हमारे दूर, तो वास्तविक परिस्थिति वहां पर बन गई जिससे हम उनको सिखा सकेंगे कि दूर क्या पास क्या। फिर हमने दो बच्चों को खड़ा किया, एक अगर लंबाई में थोड़ा छोटा है और एक लंबाई में थोड़ा बड़ा। अगर हमने तीसरे से पूछा कि इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, तो वो इन चीजों को एक वास्तविकता के रूप में लेकर अनुभव करके सीखेंगे। फिर जब वो छोटी छोटी चीजों को इस तरह से सीख जाएंगे, फिर हम उन्हें संख्यात्मक रूप में उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर गणितीय संबोधों को बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जोड़कर स्पष्ट करना हो। संख्यात्मक अवधारणा को विकसित करने के लिए बच्चों को पर्याप्त अभ्यास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। एक छोटी छोटी समस्या उनके सामने क्रिएट करके उन्हें स्वयं हल खोजने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। गणितीय खेल का, पहेलियों का, कहानियों का, कविताओं का और अन्य उनके छोटे छोटे जो उनके दैनिक क्षेत्रीय खेल हैं, उन खेलों से जोड़कर हमें गणित की अवधारणाओं को स्पष्ट करना होगा। गणित के संबोधों को स्पष्ट करते हुए उन्हें गणित को महसूस करने देना होगा। इस तरह से हमें गणित का शिक्षण करना होगा। गणित को सीखने का क्या क्रम है? आपने सुना होगा ELPS के बारे में। E मतलब एक्सपीरियंस। बच्चों को ठोस मूर्त वस्तुओं द्वारा अनुभव करने देना होगा। वो एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे तो उन्हें जो वो सीखेंगे वो उनका स्थायी होगा उनका सीखना। जैसे शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को ठोस वस्तुओं जैसे पत्ती, फूल, आसपास जो भी है, बच्चे कांच की गोलियां खेलते हैं, उन गोलियों, इमली के बीज आदि से गिनना सिखाएं। इन वस्तुओं का प्रयोग करते उन्हें संख्या, जोड़ या दो पत्तियां लेके उन्हें छोटा बड़ा इस तरह एक्सपीरियंस यानी उन्हें अनुभव करके सीखने का अवसर प्रदान करें। दूसरा लैंग्वेज ज्ञानेंद्रियों द्वारा मूर्त वस्तुओं को अनुभव करते समय शिक्षक को बच्चों के मध्य वार्तालाप करना होगा, बच्चों की ही भाषा में। जिस तरह से बच्चे, क्योंकि बच्चे क्षेत्र के अनुसार उनके अंदर अलग अलग उनकी स्थानीय भाषाएं होती हैं, उन स्थानीय भाषाओं में पहले हमें उनसे बात करना होगा जिससे वो अपने आप को हमारे सामने सहज महसूस कर सके और वो खुल के हमसे बातचीत कर सके, हमें बता सके। हमें उनकी भाषा में पहले जाना, बाद में हमें उन्हें अपनी भाषा में लाना होगा, लेकिन पहले हमें उनकी क्षेत्रीय भाषा में जाना होगा। और फिर उन ठोस वस्तुओं के माध्यम से उनसे प्रश्न पूछना होगा। बच्चे उत्तर देंगे, वो अपनी भाषा में उत्तर देंगे, फिर हमें उनकी भी भाषा में लगातार उनसे बातचीत करनी होगी जैसे वो सहज महसूस करें और हमें अपनी बातों को बताएं। जैसे बच्चे, तुम्हारे घर में, आपके घर में कितने सदस्य हैं, आप कितने भाई बहन हो, आप में छोटा कौन है, आप में बड़ा कौन। इस तरह से उनसे बात किया जाए जिससे वो अपने को सहज महसूस करें और अपनी बातों को हमसे वो शेयर कर सकें। तीसरे क्रम में आता है पिक्चर या चित्र। हम इतने बड़े हो गए लेकिन हमें भी चित्र देखकर एक अलग ही सुखद या रुचिकर महसूस होता है। तो छोटे बच्चों के सामने अगर हम रंगीन चित्रों का प्रयोग करें, कथा चित्रों का प्रयोग करें, कविता के लिए चित्रों का प्रयोग करें, तो बच्चे उन चित्रों को देखकर खुश होंगे, वो जानने के लिए और उत्सुक होंगे। उन पिक्चर में वो अपने अनुसार और रुचि लेकर हमसे प्रश्न करेंगे, पूछेंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम चित्रों का प्रयोग कर गणित को सिखाने का प्रयास करें। जैसे कि अगर हम गिनती सिखा रहे हैं या संख्या बोध करा रहे हैं, नंबर के कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं, तो हम ये गिनती ना लिखकर उन्हें एक पक्षी का चित्र दें, फिर दो पक्षी का चित्र दें। ऐसे अगर आसपास फूल हो, कंकड़ हो, वो भी ना हो तो हमारे पास
उंगलियां हैं हमारी, हम पहले 1 उंगली फिर 2 उंगली, इस तरह से हम कुछ अपने अनुभव दें, कुछ चित्र के रूप में, बड़े पोस्टर, चार्ट, रंगीन, इन सब चीजों का प्रयोग करके उन्हें अगर सिखाएं तो उनका सीखना स्थायी होगा। वो जो सीखेंगे उसे वो अपने दैनिक जीवन में अप्लाई भी कर सकेंगे। चौथा स्टेप आता है सिंबल का, संकेतों का, संकेत या प्रतीक। जैसा कि हम जानते हैं कि गणित आगे जाकर सिंबल पर ही आधारित हो जाता है। हम एक प्लस का निशान लगाते हैं और बच्चा, या अगर पढ़ चुका है बच्चा प्राथमिक से, वो क्लास 2 में जा चुका है, तो वो समझ जाएगा कि प्लस का निशान अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब कि इन 2 चीजों को आपस में जोड़ देना। अगर माइनस लगा हुआ है तो इन चीजों को घटा देना है। तो सिंबल, हाँ, किसी मैथमेटिशियन ने कहा है कि जो गणित है वो सिंपल संकेतों का ही अध्ययन है। मैथमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ सिंबल्स। गणित प्रतीकों का अध्ययन है। जैसे एक तो कोई वस्तु थी, लेकिन हमने इसे संकेत दिया 1 लिखकर। पहले 1 लिखना एक संकेत ही तो है, एक वस्तु को हमने 1, 2 वस्तु के लिए हमने 2 का सिंबल। इसी तरह हमने जोड़, घटाने, क्या, सारी क्रियाएं, यानी गणित जो है प्रतीकों का ही अध्ययन है। इस प्रकार अगर शिक्षक बच्चों को गणितीय संकेतों और प्रतीकों में सामंजस्य स्थापित करते हुए सिखाए तो बच्चे गणित में रुचि लेंगे। छोटी छोटी चीजों को सिंबल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, उनकी भाषा में, उनके एक्सपीरियंस से जोड़ते हुए, गतिविधि से, उनके खेल से, इस तरह से जोड़ते हुए अगर सिखाए तो जो बच्चा सीखेगा वो उसका स्थायी होगा, वो उसे अप्लाई करेगा, उसे अपने दैनिक जीवन में उसे समाहित करेगा। तो इस तरह गणित सीखने के क्रम में आता है एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस, पिक्चर्स, सिंबल, ये गणित सीखने के क्रम में। अब गणित की दक्षताएं क्या हैं? एक शिक्षक होने के कारण आपने कक्षा में अनुभव किया होगा कि अधिकांश बच्चे उतना ही सीख पाते हैं जितना हम उन्हें सिखाते हैं, उनके ज्ञान में कमी रह जाती है। आप दिल से चाहते होंगे कि आपके सभी बच्चे अधिक से अधिक सीखें। उनमें कुछ ही बालक ऐसे होंगे जिनमें कौशलों का पूरा विकास हो पाता है। शिक्षक होने के कारण यह समस्या आपके लिए एक चिंता की बात हो सकती है कि आखिर क्यों बच्चा सिर्फ उतना ही सीखता है जितना हमने उसको ब्लैक बोर्ड पर सिखा दिया, जितना हमने उसके कॉपी पर लिखा दिया, क्यों उन चीजों को वो समझता नहीं। यह बात हम सभी जानते हैं कि एक ही शहर या कस्बे में कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जिनमें छात्रों के सीखने का स्तर काफी ऊंचा होता है। कक्षाएं तो एक होती हैं, लेकिन उनके स्तर में एक अलग क्रम देखा गया है कि एक काफी कुछ चीजें समझ गया बच्चा और दूसरे बच्चे को उतनी भी चीजें नहीं आई जितनी हमने सिखाई। लेकिन उसी शहर या कस्बे में कुछ ऐसे भी स्कूल हमने देखे होंगे जिनका स्तर काफी नीचा है। इतना ही नहीं, एक ही स्कूल के कुछ छात्रों को सीखने का स्तर संतोषजनक होता है, कुछ का अपेक्षाकृत बहुत नीचा होता है। इसके अलावा ऐसे पिछड़े इलाके भी होते हैं जहाँ के स्कूल में आमतौर पर सीखने का बहुत ही है। इन सभी बातों से यह पता चलता है कि सभी बच्चों के सीखने के स्तर अलग अलग होते हैं। इनके सीखने के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारे प्रयास अभी पूर्णतः सफल नहीं हुए। सीखने के स्तर को नीचा होने की समस्या केवल शिक्षकों के लिए ही चिंता की बात नहीं, बल्कि शैक्षिक प्रशासक भी इस संबंध में चिंतित हैं। वे भी चाहते हैं कि इसमें सुधार किया जा सके। बच्चों के सीखने का स्तर ऊंचा उठने से संपूर्ण समाज का स्तर ऊपर उठ सकेगा। इसलिए यह समस्या सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिंतकों और विचारकों
शिक्षकों को भी रुचि का विषय है। एक प्रकार से यह समस्या पूरे राष्ट्र की चिंता का विषय है। सीखने के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन के साथ साथ कई कार्यक्रम भी चलाए गए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव और शिक्षा नीति 1986 के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर का एक कार्यक्रम है। इन न्यूनतम स्तर के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि दक्षताएं वे पूर्व निर्धारित अधिगम लक्ष्य जिनकी शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षा की जाती है कि हमने अगर पढ़ाया तो बच्चे के व्यवहार में इतना परिवर्तन आना चाहिए। किसी दक्षता को प्राप्त कर लेने के बाद छात्र उस दक्षता के अंतर्गत उल्लेख की गई क्रियाओं को करने में सक्षम हो सके। दक्षताओं के अंतर्गत बहुत ही तरह की दक्षताएं आती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, बता पाना, पर्यावरण की रक्षा करना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना आदि। कक्षा एक हेतु जो दक्षताएं बनाई गई हैं कि बच्चा अगर कक्षा एक में पढ़ चुका है तो उसके अंदर संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए। यह जानता हो कि दूर पास क्या होता है, लंबा छोटा क्या होता है, पहले बाद क्या पहले आता है, बाद क्या आता है, कम क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, और वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कर ले कि हमने अगर कुछ वस्तुएं दी तो वो छोटे के क्रम में लगा ले, वो बड़े के क्रम में लगा ले, वो दूर की वस्तु बता ले, वो कौन सी वस्तु लंबी है, कौन सी छोटी है, इनका वर्गीकरण कर ले। तो कक्षा एक में अगर बच्चा शिक्षा ले चुका है या ले रहा है तो धीरे धीरे उनके अंदर इन सब दक्षताओं का विकास होना चाहिए। जैसे कक्षा एक में बच्चे को 1 से 99 तक की संख्याओं की पहचान करनी आती हो, उन संख्याओं को बच्चा लिख सके, उनकी तुलना कर सके, उन्हें क्रम में लगा सके। यानी कक्षा एक पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर ये सारी दक्षताएं विकसित होंगी। तो ये दक्षताएं विकसित तभी होंगी जब हम उनके साथ जुड़कर उन्हीं की तरह क्रियात्मक रूप से, चित्रात्मक रूप से, खेल खेल में, अनुभव के आधार पर वस्तुओं के साथ उन्हें इन सब चीजों का ज्ञान कराएं, उन्हें सिखाएं, वो सीखें उन चीजों को, उन्हें रटे ना, वो संख्याओं को रटे ना, वो संख्याओं को पहचाने, उनको समझें, उनको गिन सके। ऐसे ही बच्चों में इकाई दहाई की समझ, 1 से 9 तक की संख्याओं के बाद बच्चों को 10 का ज्ञान हो, 0 का ज्ञान हो, फिर इकाई दहाई की समझ विकसित हो। बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं को साधारण रूप से जोड़ सकें, वस्तुओं के माध्यम से, अपनी उंगलियों पर लिखकर। वो समझें कि 1 से 9 तक की वस्तुओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे मिला कर जोड़ा जाता है, इसी तरह कैसे उसको घटाया जाता है, कैसे एक एक करके वस्तुएं कम होती हैं तो उसको घटाना कहते हैं, किस तरह से वह 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा पाए, वो 0 क्या होता है उसे समझ पाए। बच्चा आसपास मौजूद वस्तुओं में आकार को पहचान सके कि सीधी रेखा क्या है, गोल क्या है, त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, वो समझे कि गोल क्या है। उसने जो गेंद हाथ में ली हुई है वो गोल है। उसने अगर कहीं एक सीधी रेखा कहीं खींची हुई है, एक सीधी रस्सी फैलाई है, तो वो कहे कि ये सीधी है, वो समझ सके कि आकार क्या है। वो किताबों को, मेज को, आसपास की चीजों को वो समझे। इसी तरह वो ये भी जाने कि इन आकार की विशेषताएं क्या हैं। जैसे गोल जो है वो लुढ़कता है, चौकोर सरकता है, इन सब चीजों को वो महसूस करे, वह समझे, इन सब छोटी छोटी आकृतियों को वो बना सके। वो किसी चीज को बड़ा छोटा समझने के लिए गैर मानक इकाइयों का प्रयोग करके उसे नाप सके। जैसे कदम से वह नाप सके कि कितने कदम चलने पर वो कितना है। बित्ते से नाप के किताब की लंबाई बता दे कि 1 बित्ते की है।
उंगलियों से नापे, 4 उंगली, 6 उंगली, उंगली रख रख के, इन सब चीजों से वह मापन शब्द को समझ सके कि मापना क्या होता है। इसी तरह वह सामान्यतः कुछ छोटी छोटी नोटों को पहचान सके, उनका प्रयोग दैनिक जीवन में कर सके। कुछ सामान वो अगर खरीदने जा रहा है तो वह उसका हिसाब कर सके, वो सूचनाओं को इकट्ठा कर सके, वो ये जाने कि उसने बैग में जो किताबें रखी हैं उसके पास कितनी किताबें, कितनी पेंसिल और कितनी चीजें हैं। इस तरह से इन दक्षताओं का क्रमिक विकास होना अति आवश्यक है। दक्षताओं के विकास में एक कक्षा में पूरी तरह से विकास ना हो तो अगली कक्षा में इससे संबंधित दक्षताओं को सीखने में कठिनाई होती है। इसलिए ये दक्षताएं बनाई गई हैं कि बच्चा अगर कक्षा 1 पास कर लेता है तो उसके अंदर ये सारी दक्षताएं होनी चाहिए, जिससे वह अगली कक्षा को अपने ज्ञान से जोड़ते हुए अपने ज्ञान को और बढ़ा सके। अब इस प्रशिक्षण के उपरांत हमें बच्चों, शिक्षकों से कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि हमने अगर कुछ प्रशिक्षण दिया उन्हें, तो वो शिक्षक उन चीजों को किस तरह अपने बच्चे पर अप्लाई करे, कैसे वह कक्षा में शिक्षण करे, किस तरह वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने कक्षा का वातावरण जो है उत्साह भरा और आनंद भरा बनाए। वह मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करके गणित विषय को किस तरह सिखाए, किस तरह गणित को वह रोचक, मजेदार और आसान बनाए। तो गणित की कक्षा में सभी बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में समान अवसर प्रदान करते हुए सम्मिलित करना चाहिए। हमें शिक्षकों से यह अपेक्षा होगी कि वह कक्षा के प्रत्येक बच्चे को समान रूप से सीखने का अवसर प्रदान करे, चाहे उस बच्चे का अधिगम का स्तर न्यूनतम हो या अधिकतम। हमें प्रत्येक बच्चे पर समान रूप से ध्यान देना होगा। इसी तरह विषय कक्षा में रचनात्मक गतिविधियों का प्रोत्साहन करते हुए ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से समझाने का प्रयास करना होगा जो बच्चे को सक्रिय होकर आनंद पूर्वक जटिलताओं को समझने में सक्षम करे। कि रचनात्मक जो गतिविधियां हैं, जो हम उनके साथ खेल के द्वारा हम उन्हें गणित सिखा रहे हैं, तो बच्चा उसमें सक्रिय होकर अपनी सुनिश्चित करे। वो खुद चाहे कि वो अध्यापक के साथ मिलकर सीखे, वो उनके साथ मिलकर बताए, वो आगे बढ़कर हिस्सा ले। ऐसे ही कक्षा शिक्षण के दौरान हास परिहास का माहौल, छोटे छोटे शैक्षिक चुटकुले, मुहावरे, गणित की कविताओं का प्रयोग किया जाए, जिससे सकारात्मक भाव से बच्चा उसे सीखे और उन सब चीजों को वह अपने जीवन में अप्लाई करे, वो खुश होकर जाए। जैसे हमने अगर कुछ शिक्षक ने क्लासरूम में किसी कविता को हाव भाव पूर्वक प्रस्तुत करते हुए उसे बता दिया कि इस तरह से आप गिनती सीख रहे हैं, 1 1 1 सूरज होता है, 2 2 2 आंखें हमारी 2, इस तरह की चीजों को अगर शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान हाव भाव के द्वारा गा के बच्चों के साथ मिलकर अगर सिखाने का प्रयत्न करेगा तो बच्चा सीखेगा। तो शिक्षकों से हमें यही अपेक्षा है कि वो बच्चों के साथ बच्चे बनकर किसी चीज को सीखें या सिखाएं। उन बच्चों को अभ्यास के भी पर्याप्त अवसर प्रदान करें। कुछ बच्चे सीखने में अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, तो उन पर विशेष ध्यान दें, उन्हें भी अवसर प्रदान करें, उन्हें आगे लाएं। एक बच्चा अगर तेज है तो उसके साथ हम उन बच्चे को भी साथ में रखें, जिससे उसको देखकर उससे उत्साहित होकर वह भी बच्चा सीखे। किसी प्रकरण को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अगर वो परिवेश से जुड़ सके तो जोड़कर बच्चों को सिखाने का और उनको सीखने का अवसर प्रदान करें, ताकि उस प्रकरण को बच्चा अपने अनुभव से जोड़े, उस कहानी से जोड़े और जोड़कर उस प्रकरण को समझे, सीखे और उसे अपने घर में भी जाकर अपने छोटे भाई बहनों से उतने ही उत्साह से वो बताए, ताकि उसका सीखा हुआ उसका विषय वो पूर्णतः स्थायी हो जाए और वो उसमें रुचि ले, वो आगे बढ़कर उसे और सीखना चाहे। शिक्षक से हमें यह भी अपेक्षा है कि वह कक्षा में
शालीन व्यवहार करे, वह सभी बच्चों की बात ध्यान से सुने, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न को कभी गलत ना कहे, वो कुछ भी पूछे उनके प्रश्न सुने, उसे समझाए, उसे जवाब दे, उसे नकारे नहीं। किसी बच्चे को कि ये प्रश्न गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा ना करे, उसी प्रश्न को वो इस तरह से पेश कर दे कि बच्चा उसी से ही अपने विषय को जोड़ ले और समझ सके। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन?